हेलो, राम राम सा सोहन @89 ऑफिशियल चॅनल माते आपलो घणो घणो स्वागत। आज आप पढ़ाला सेकंड चैप्टर रो एक्टिविटीज पार्ट जो गतिविधियां हैं उसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले है ग्लोसरी। तो ग्लोसरी जो भी वर्ड्स मीनिंग है उनके बारे में पढ़ें। जैसे ये लिखा हुआ है केरिंग। केरिंग का मतलब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। स्टेप स्टेप का मतलब कदम रखना। मैंने पहले भी बताया था कि STEPPED ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये स्टेप्ड है, कदम रखा। PWL पील का मतलब होता है छिलका। पील का मतलब होता है छिलका। स्केटर्ड स्केटर्ड का मतलब होता है बिखरना। तो स्केटर्ड यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है बिखर के। पिकड अप यानी उठाया, और डस्टबिन का मतलब होता है पात्र, और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, ये ग्लोसरी है। और भी ग्लोसरीज वर्ड्स मैंने जो बताया था, ये सबके अर्थ, उन सभी के अर्थ याद कर लिया जाए। नेक्स्ट है एक्टिविटी फर्स्ट। या इसमें है टिक अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सामने टिक लगाना। जैसे एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू। तो मैंने पाठ पढ़ाते समय बताया था कि जब भी वाज और वर किसी भी सेंटेंस में वाज और वर आ जाता है और उसके बाद में वर्ब आईएनजी आ जाता है, तो उसका मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी और रहे थे, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें लेडी एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू। बुढ़ी औरत जा रही थी। कहाँ जा रही थी? हॉस्पिटल जा रही थी, या टेम्पल यानी मंदिर जा रही थी, या स्कूल जा रही थी, या मार्केट जा रही थी। तो पाठ के अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, इस चैप्टर के हिसाब से वह मार्केट जा रही थी। इसका राइट आंसर इज मार्केट, डी। नेक्स्ट इज एन ऑलरेडी स्टेप्ड ऑन द पील ऑफ। स्टेप्ड यानी कदम रखा, ऑन यानी पर, पील ऑफ बुढ़ी औरत ने किसके छिलके पर पैर रखा? एप्पल के छिलके पर। एन एप्पल, अ पपैया, बनाना, एन ऑरेंज। तो आंसर होगा बी, ए बनाना। मैंने कल आपको बताया था आर्टिकल का यूज, ए और एन का प्रयोग मैंने बताया था आपको। छोटी क्लासों में सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड का प्रथम लेटर यदि इंग्लिश वोवेल, VOWEL, यानी A E I O और U इनसे शुरू होता है, तो उसमें AN आएगा। जैसे एन एप्पल, यहाँ पर ए वर्ड, ए लेटर है। ऑरेंज, यहाँ पर ओ, AEIOU, तो इसमें AN लगा। बाकी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसमें ए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन एलिफेंट, है ना। और बाकी ए पपैया, ए बनाना, ए कैट, इसमें सब में ए लगेगा। नेक्स्ट इज ऑलरेडी सेड टू मीना। ऑलरेडी सेड टू मीना। मीना से क्या कहा? बुढ़ी औरत ने मीना को कहा। SAID, सेड। सेड का मतलब होता है कहा। सेकंड फॉर्म है SAY, से का मतलब होता है कहना, और सेकंड फॉर्म है SAID, सेड। सेड यानी कहा। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या कहा? सॉरी कहा, एक्सक्यूज मी क्षमा करना, थैंक यू धन्यवाद कहा, नथिंग नथिंग यानी कुछ नहीं, तो धन्यवाद कहा ना बस, थैंक यू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप में इनके उत्तर देना है। जो भी क्वेश्चन है वो पार्ट के अकॉर्डिंग है, तो उनका संक्षेप उत्तर देना है। व्हाट वाज द ओल्ड वुमन केरिंग? केरिंग का मतलब ले जा रही थी। क्या ले जा रही थी? अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। बास्केट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, वह फलों की एक टोकरी ले जा रही थी। हु हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड? हु यानी किसने, या कौन, हेल्प इन मदद की, ओल्ड लेडी बुढ़ी औरत की, टू स्टैंड खड़ा करने में किसने मदद की? मीना ने, MEENA। नेक्स्ट है वेयर डिड मीना थ्रो द बनाना पील। वेयर यानी कहाँ, डिड मीना थ्रो यानी फेंक दिया, बनाना पील केले के छिलके को कहाँ फेंक दिया? इनटू द डस्टबिन। तो आंसर आ जाएगा डस्टबिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है इनटू द डस्टबिन, तो यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें WH वर्ड का यूज मैनली होगा। तो जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि WH वर्ड है, WH वर्ड
का मतलब होता है जो WH से शुरू होता है। किसी भी सेंटेंस को प्रश्न में बनाएंगे तो ये वर्ड यूज होंगे, जैसे WHAT, वाट का मतलब होता है क्या। WHERE, वेर यानी कहाँ। WHO हु यानी कौन। WHEN, वेन यानी कब। WHYY यानी कहाँ, सॉरी क्यों। और HOW अब यानी कैसे। तो ये जब बच्चों को पता चल जाएगा इनका वर्ड मीनिंग क्या होता है, उसके बाद वो किसी भी प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे वाट, वाट यानी क्या, तो उसमें क्या का उत्तर होगा, कोई विषय वस्तु होगी या कोई चीज़ का, जैसे वाट वाज द ओल्ड वुमन कैरिंग, क्या ले जा रही थी, तो क्या ले जा रही थी, बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की टोकरी ले जा रही थी। हु हेल्प, हु यानी मदद करना, सॉरी हु यानी कौन, तो इसमें जो आंसर आएगा, हु व्यक्ति का नाम आएगा, किसी व्यक्ति, व्यक्ति में लेडीज एंड जेंट्स दोनों भी आ सकता है। वेयर यानी कहाँ, तो उसमें किसी स्थान का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा। और वाट यानी क्या हो गया, और WHERE हो गया, और WHEN, वेन यानी कब, उसमें समय आएगा। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय कब जाते हो, तो आंसर होगा आई गो टू स्कूल एट 10 AM, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। गिवन बिलो, नीचे दी हुई जो तस्वीर है उनको ध्यान से देखो। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट। वेरियस का मतलब बहुत सारे, टाइप्स एंड प्रकार, फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फल, इन द बास्केट, बास्केट में बहुत सारे फल हैं। राइट देयर नेम्स, नाम लिखो, बाय चूजिंग एंड चयन करते हुए, सुटेबल एंड उपयुक्त वर्ड एंड शब्द फ्रॉम द बुक, बॉक्स में जो शब्द दिए उनके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि ये वो है, उसके हिसाब से उपयुक्त नाम लिखो। जैसे एप्पल है, तो एप्पल ये रही। बनाना केला, ये बनाना केला। ऑरेंज यानी संतरा, संतरा कहाँ पर है, ये संतरा। पपैया यानी ये रहा। वाटरमेलन ये रहा। और ग्रेप्स यानी अंगूर ये रही। तो ये जो वर्ड है, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखने का मतलब है बच्चों को, ये जो फ्रूट्स के नेम है वो याद होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स नेम याद होने चाहिए। जैसे एप्पल यानी सेब, बनाना यानी केला, वाटरमेलन यानी तरबूज, ग्रेप्स यानी अंगूर, ऑरेंज यानी संतरा, और पपैया यानी पपीता। ओके। आई लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखो। सम फ्रूट्स आई पील बिफोर ईटिंग एंड सम आई ईट विद स्किन। कुछ फ्रूट्स हैं जिनको मैं खाने से पहले छीलता हूँ, उनका छिलका हटाता हूँ, एंड कुछ का है विथ स्किन के साथ खा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको राइट पी फॉर द फ्रूट यू ईट आफ्टर पीलिंग। राइट पी मतलब पी लिखो, जिस फ्रूट को आप छीलने के बाद खाते हो, छिलका हटाने के बाद खाते हो, उसमें तो पी लिखना। एंड एस फॉर द फ्रूट यू ईट विथ स्किन, छिलके के साथ खाते हो, वहाँ पर एस लगाना। जैसे यहाँ जो है ये ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज जो है आप छिलका हटाने के बाद खाते हो, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। या केला, उसको भी छिलका हटाने के बाद खाते हो, या पपैया, उसको भी छिलका हटाने के बाद खाते हो, ये भी इसको छिलका हटाते हो, है ना। एंड ये जो फ्रूट है, ये एप्पल है, उसको छिलके के साथ खाते हो। एंड इसको भी आप छिलके के साथ खाते हो, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ओके। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड बिलो। नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट बताओ। आपको गिवन दो ऑपोजिट, ऑपोजिट लिखो या ऑपोजिट बताओ। वर्ड्स लिस्टेड बिलो, यू मे चूज, आप चयन कर सकते हो दीज वर्ड्स, इन शब्दों का, फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में जो दिए हुए शब्द हैं उनका चयन कर सकते हो। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट यानी छोटा। एम्प्टी यानी खाली। स्टॉप यानी रुकना या रोकना। वीप यानी रोना। सिट यानी बैठना। टेक यानी लेना। आउट यानी बाहर, है ना। तो इनके पहले तो सबसे पहले इनका वर्ड मीनिंग याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है इनका सभी का शब्दों को अर्थ उतार लीजिए और याद करते रहिए। ओल्ड यानी बुढ़ा या जब, सॉरी बुढ़ा, और यंग यानी जवान, ठीक है। स्टार्ट यानी शुरू करना, और STOP, स्टॉप यानी रोकना। गिव यानी देना। टेक यानी लेना। नेक्स्ट है इन यानी अंदर। आउट यानी बाहर। स्टैंड यानी खड़ा होना। सिट यानी बैठना।
लाफ यानी हंसना, WWEP यानी रोना, टोल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, और फुल यानी भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली। ये हो गया। तो इनका जो बार बार आप यूज करोगे या बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होता, इसीलिए बार बार इसको प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, फिर बोले लिसनिंग, राइटिंग, लिसनिंग, फिर राइटिंग, तो उसे एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द एक्टिविटी एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। नेम द एक्टिविटी, नाम लिखो उस एक्टिविटी का, एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे दी हुई जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं उस एक्टिविटी का नाम लिखो, बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं उसके हिसाब से, जैसे ईटिंग, ईटिंग यानी खाना, प्लेइंग यानी खेलना, लाफिंग यानी हंसना, कैरिंग यानी ले जाना, स्कीपिंग यानी क्रिकेट खेलना, डिगिंग यानी खोदना, हिडिंग यानी छिपना, एंड वाटरिंग यानी पानी देना। तो ये जो वर्ड हैं ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं। तो नीचे जो कुछ तस्वीरें दी हुई उन तस्वीरों में इन वर्डों का यूज़ करते हुए, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए बताना है। जैसे ये जो है, ये लड़ी है, बास्केट ऑफ फ्रूट ले जा रही है तो इसको कैरिंग बोलेंगे। ये जो है ये स्कीपिंग क्रिकेट खेल रहा है। ये ईटिंग फल खा रही है। ये हिडिंग है, HID यानी हिडिंग एंड छिप रहा है। एंड ये जो है वाटरिंग है, ये डिगिंग कुछ खोद रहा है ना। तो ये इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द टीचर विल रिसाइट द पोएम अलाउड, जोर से बोलेगा टीचर, एंड आस्क द स्टूडेंट टू मेक पेयर्स, जोड़े में वापस बोलने में, जैसे जैसे टीचर बोलेगा उसके पीछे पीछे आपको बोलना है, एंड रीड आउट द पोएम टू ईच अदर, एक दूसरे से बोलना है। द स्टूडेंट विल रिसाइट दिस पोएम आफ्टर देयर टीचर, स्टूडेंट विल रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है, वैसे रिसाइट का मतलब जपना होता है, किसी भी शब्द को बार बार बोलना उसको रिसाइट बोलते हैं। इस पोएम, इस कविता को आफ्टर द टीचर, उसके अध्यापक के पीछे आपको बोलना है। वाटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट, वाटर एंड सोप, पानी और सोप, साबुन, विल मेक यू स्वीट, आपको स्वच्छ बनाएगा या साफ बनाएगा। ब्रश एंड कॉम्ब विल कीप यू नीट, आपको एकदम स्वच्छ क्लीन बनाएगा। बट लेकिन सॉरी, खेद है, प्लीज, कृपया, एंड थैंक यू, धन्यवाद, विल मेक अ स्वीटर चाइल्ड लाइक यू, आपकी तरह एक बहुत ही अच्छा सुंदर बच्चा, लड़का बनाएगा, है ना। तो ये जो वर्ड हैं, वाटर एंड सॉप विल मेक यू स्वीट, ब्रश एंड कॉम विल कीप यू नीट, बट सॉरी, प्लीज, एंड थैंक यू, ये आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बना सकता है। तो यहाँ सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विल और विल के बाद वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है ना। तो ये जो है, बच्चे ध्यान रखिए कि फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब होता है इसमें गा, गी और गी, मतलब ये है भविष्य काल बोलते हैं इसको। तो इसमें विल और शेल आता है, विल या शेल, है ना। तो विल जो है और शेल कहाँ का यूज होता है, शेल सीधा याद रखिए कि आई और वी के साथ वो शेल यूज होता है, आई और वी के साथ शेल होता है, बाकी साथ विल होता है। तो आई के साथ और वी के साथ, है ना, शेल आएगा। और जो इसके अलावा बिसाइड्स आई एंड वी, ही, सी, इट, यू और दे, इनके साथ आएगा विल। जैसे सेंटेंस है, वह खाना खाएगा, है ना, खाना खाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया ही के साथ विल आएगा, ही विल, वर्ब आएगा ईट, क्या आएगा, फूड, ही विल ईट फूड। राम विल गो टू स्कूल, राम विद्यालय जाएगा। राम पानी पिएगा, राम विल ड्रिंक वाटर। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इसमें जो तस्वीर है इसमें जैसे देखिए ये लिखा थैंक यू, इसकी हेल्प कर रहा है तो बच्ची इसको थैंक यू बोल रही है ना, धन्यवाद। आई एम सॉरी, कोई चीज़ उसको गलती हो गई तो उसको सॉरी वर्ड यूज़ कर रहा है। सॉरी का मतलब होता है धन्य, सॉरी, सॉरी का मतलब होता है खेद है ना, खेद है। तो यहाँ नीचे जो एक्टिविटीज़ हैं, तस्वीर हैं, उनको
एक्शंस को देखकर उनकी क्या-क्या एक्सप्रेशन है उसको देख के हमें यूज़ करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूज़िंग अ सूटेबल एक्सप्रेशन। सूटेबल एक्सप्रेशन का मतलब होता है उपयुक्त जो एक्सप्रेशन है, उसके हिसाब से फॉर द गिवन सिचुएशन इन ईच एंड प्रत्येक सेंटेंस में क्या सिचुएशन दी हुई, उसके हिसाब से अपने को तो इस सिचुएशन के हिसाब से और एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें वर्ड यूज़ करना है सॉरी और थैंक यू। रवि हेल्प सीता इन हर होमवर्क। रवि मदद करता है सीता की इन हर होमवर्क, उसके गृह कार्य में मदद करता है। तो व्हाट विल सीता से, सीता उसे क्या कहेगी, सॉरी कहेगी या थैंक यू कहेगी। तो थैंक यू यूज़ है ना एक्सप्रेशन के हिसाब से थैंक यू यूज़ होगा। सीता विल से थैंक यू। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ जो हेल्प्स है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, मतलब किसी भी वाक्य में डू या डज आ जाता है ना, डू या डज आ जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस आ जाता है, तो वह प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता है और हिंदी अनुवाद करते समय उसमें ता है, ती है, ते लगता है। ठीक है। यदि वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है और अदरवाइज बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू और डज है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योर फ्रेंड विशेज यू हैप्पी बर्थडे। आपके मित्र ने आपको हैप्पी बर्थडे विश किया। व्हाट विल यू से, आप उसे क्या कहोगे, सॉरी कहोगे थैंक यू कहोगे, भाई जब धन्यवाद दिया है, सॉरी बर्थडे विश किया तो थैंक यू बोलोगे ना, या थैंक यू बोलेंगे या थैंक यू वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है यू लॉस्ट योर फ्रेंड्स नोटबुक। आपने आपकी मित्र की नोटबुक खो दी। व्हाट विल यू से, जब खो दी तो आपको धन्यवाद तो बोल नहीं सकते, तो यहाँ वर्ड यूज होगा आई एम सॉरी। यहाँ जो है यू हैव लॉस्ट है ना, हैज़ या हैव, किसी भी सेंटेंस में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। उसका हिंदी अनुवाद करते समय उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है और आ है, ई है, ए है यूज होता है। तो यहाँ आपने अपने मित्र की नोटबुक खो दी है, आप उसे क्या कहोगे, सॉरी बोलोगे ना, तो सॉरी वर्ड यूज कर दिया। नेक्स्ट है योर ग्रैंड फादर गिव्स यू अ टॉय। आपके ग्रैंडफ़ादर गिव्स यू अ टॉय, आपको एक खिलौना देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही यस आया, ग्रैंडफ़ादर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर गिव्स आया, है ना? यू अ टॉय आपको खिलौना देता है। व्हाट विल यू से टू हिम, आप उसे क्या कहोगे? आई एम सॉरी या थैंक यू बोलोगे, है ना? तो यहाँ एक चीज़ और गौर करने लायक है कि यहाँ पर जो है ये अच्छा ये हिम या यू, है ना? या हिम, ये जो है प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे राम है, राम का मतलब होता है व्यक्ति का नाम, तो इसकी जगह पर ही वर्ड यूज हो गया। सीता, सीता की जगह सी हो गया, तो ये प्रोनाउन है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। ठीक है। और इसकी फॉर्म्स ऑफ इसकी फैमिली, जैसे ही की फैमिली ही, इज, हर, सॉरी ही, इज, हिम, सी, हर, आई, माई, मी, यू, योर, यू, वी, ओवर, अस, दे, देयर, देम, है ना? यू, इट, इट्स, इट, ये उसकी फैमिली है। तो ये जो है प्रोनाउंस है। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि जो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है वो तो सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस में यूज होती है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम आती है। प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव केस में यानी कर्म कारक में यूज होती है। मतलब यहाँ पर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है। जैसे यहाँ पर व्हाट विल यू से टू हिम, उसे क्या कहोगे, यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट है, सजीव ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ माई फादर गिव्स यू, यहाँ यू है वो फर्स्ट फॉर्म ना होकर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना? तो ये हमेशा ध्यान रखें प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। राम टोल्ड अस, राम ने हमें कहा। तो यूएस जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है, ऑब्जेक्ट भी सजीव ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर ग्रैंडफादर। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी के बारे में कुछ 5 वर्ड्स लिखना है, सेंटेंस लिखना है विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट फॉलोइंग चार्ट। नीचे दी चार्ट है उसके हिसाब से ना ये वर्ड यूज हुआ है, उसके हिसाब से आपको माई ग्रैंड पेरेंट्स आर हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है अम, मदद करने वाले, फ्रेंडली यानी मित्र, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, शेयरिंग यानी सहभागी, लवली यानी प्यारे, काइंड यानी दयालु, केयरिंग यानी देखभाल करने वाले, एंड ट्रूथफुल यानी सत्यवादी, है ना?
तो ये सत्यवादी हो गया। तो इनकी सहायता से आपको 5 सेंटेंस बनाना है। जैसे लिखा माई ग्रैंड पेरेंट्स आर लवली, तो लवली लिख दिया, प्यारे हैं। फिर माई ग्रैंड पेरेंट्स आर काइंड, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर केयरिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ट्रुथफुल, सत्यवादी है। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर शेयरिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑनेस्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर काइंडली सॉरी फ्रेंडली, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर हेल्पफुल। ये सभी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो और इनका अर्थ भी आना चाहिए, है ना। हेल्पफुल यानी सहायता करने वाले, सहयोगी, फ्रेंडली यानी मित्र, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, शेयरिंग यानी सहभागी, लवली यानी प्यारे, काइंड यानी दयालु, केयरिंग यानी देखभाल करने वाले और ट्रूथफुल यानी सत्यवादी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है आपका सेकंड स्माइल विथ अ ब्लेसिंग आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसका हमने पूरा एक्टिविटीज़ पार्ट है वो भी बना दिया और उसका जो चैप्टर है विथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ वो भी पढ़ा दिया। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो डेली मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, वो आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और आप लगातार इसको पढ़ते रहें। ठीक है, और इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जय हिंद, राम राम सा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।